तो मूलाधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ना है। समानता के अधिकार के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण है। समानता के अधिकार के अंतर्गत जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले देखा है कि 14 से 18 तक के खेल आते हैं और हमने 14 की व्याख्या की है, 15 की व्याख्या की है, 16 की व्याख्या की। आज हम लोग 17 पर पहुंचेंगे। देखिए 17 का जो संबंध है अनुच्छेद 17 का, वो छुआछूत के विरोध से, छुआछूत का विरोध, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अस्पृश्यता की भावना, अस्पृश्यता का विरोध। अब इसमें 3 चीजों को आप लोगों को समझना है। पहला, सबसे पहले इस टर्म को समझना है कि अस्पृश्यता क्या है, छुआछूत क्या है। तो भारतवर्ष में जो दलित जातियां रही है, मनुस्मृति से कुछ इस तरह का उल्लेख मिलने लगता है कि जो चंडाल है उसे दूरी बनाए रखना चाहिए। और उसके बाद के कालखंड में कुछ इस तरह की चीजें आती है कि भारतीय समाज में जातीय प्रथा के साथ साथ जातीय प्रथा का कठोरतम रूप देखने को मुख्यतः अंग्रेजों के शासन काल में ही मिला। और छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना उस कालखंड में आई जहां पर अंग्रेजों ने या विदेशी जातियों ने अपने विभिन्न राजनीतिक कारणों से या सामाजिक विभाजन के दृष्टिकोण से इस भावना को और बढ़ा दिया। अब छुआछूत कई प्रकार के होते हैं, उसको देख लेंगे। सामाजिक बहिष्कार और छुआछूत, इसमें सबसे पहले संवैधानिक दृष्टिकोण से अंतर समझेंगे। भारतीय समाज की एक विशेषता भी रही है कि जब सामाजिक जो मापदंड होते हैं या समाज के जो स्थापित नियम होते हैं, तो जब उन नियमों को कभी भी तोड़ा जाता था तो ऐसे समूह को या ऐसे परिवार को या ऐसे व्यक्ति को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का आधार उस समय कुआं था, क्योंकि कुएं से उनको पानी पीने से वर्जित किया जाता था। कुआं होगा, तालाब होगा, नदियां होगी, या उनके साथ किसी भी प्रकार के संबंध को स्वीकार नहीं किया जाता। तो छुआछूत के विरोध का आशय या सामाजिक बहिष्कार के आशय इससे नहीं है। भारतीय संविधान ने जाति के आधार पर अस्पृश्यता की भावना का निषेध किया। दंडनीय जो सामाजिक बहिष्कार है, दंडनीय एक दंड के तौर पर जो सामाजिक बहिष्कार है, उसका संबंध अनुच्छेद 17 से नहीं है। आज भी कुछ क्षेत्रों में खाप पंचायत होती है जिसके निर्णय होते हैं वो उचित नहीं माने जा सकते हैं विभिन्न दृष्टिकोण से, लेकिन वहां पर उसको आर्टिकल 17 का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। उसके वहां पर मतलब किसी दंडनीय अपराध के तहत अगर सामाजिक बहिष्कार हो रहा है तो अनुच्छेद 17 का विषय नहीं। जाति के आधार पर अन्य जातियों के द्वारा अगर सामाजिक बहिष्कार हो रहा है या छुआछूत की भावना है तो वह दंडनीय है भारत के संविधान के दृष्टिकोण से, मौलिक अधिकार के दृष्टिकोण से। यहां पर देखेंगे कि भारतवर्ष में मुख्यतया जो पीड़ित जातियां रही है वह एससी और एसटी रही है। एससी और एसटी, एसटी की जब बात करते हैं तो आप इसको समझेंगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, और एससी की बात करेंगे तो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां। आप इसको देखेंगे। भारतवर्ष में इतिहासकारों ने आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में एक मत भी प्रस्तुत किया था कि आर्य जाति बाहर की थी। वो एक सोची समझे रणनीति थी, क्योंकि इतिहास को इतिहासकार बदलते और भारतीय समाज में विभाजन की बीज डालने की बात थी। कहीं आज तक सर्वमान्य साबित नहीं हो पाया है कि आर्य जाति बाहर से आई थी। और इसमें एससी एसटी, एससी और में अनार्य है या आर्य तक तो नहीं है, ये भी साबित नहीं हो पाया है। कुछ ह्यूमन जो मनोविज्ञान की स्टडी करने वाले हैं उन लोगों ने इसको साबित करने का प्रयास किया है, तो क्योंकि उनके सांस्कृतिक पहचान विभिन्न कारणों से अलग हो सकती है, तो केवल सांस्कृतिक पहचान के आधार पर उसको हम नहीं मान सकते हैं सर। अब यहाँ पर देखेंगे कि एससी समूह में जो अनुसूचित जाति है उसके समूह में लगभग में 1100 से अधिक जातियां हैं। 1100 से अधिक जातियां इसमें हैं। और अनुसूचित जनजाति की जब बात करते हैं तो जनजाति में लगभग 705 से अधिक जनजातियां हैं। भारतवर्ष में 705 से अधिक जो जातियां हो जनजाति के अंतर्गत आती है, और 1100 से जो अधिक जातियां हैं वह अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। तो इसमें देखेंगे यह एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में रखना है आप लोगों को याद कि 1100 से अधिक जातियां
एससी के अंतर्गत आती है और 705 से अधिक जातियां आती है किसके अंतर्गत, तो एसटी के अंतर्गत। और भारतवर्ष में एससी और एसटी ये दोनों का जो आबादी है, दोनों का जो क्षेत्रफल, दोनों का जो घनत्व है या राज्यों के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो भी अलग अलग हैं। तो मैं एसटी की बात कर रहा था तो एसटी में लगभग में 1100 से अधिक है, और एससी की बात कर रहा था तो एससी में 705 से अधिक है। सॉरी, एसटी में शेड्यूल ट्राइब में 705 से अधिक है और इसमें 1100 से अधिक है। इसको ध्यान रखें, 705 से अधिक और 1100 से अधिक जातियां हैं। जब हम एससी की सर्वाधिक उपस्थिति की बात करते हैं परसेंटेज के तौर पर, तो यह सबसे ज्यादा जो एससी आते हैं हमारे देश में, यह पंजाब राज्य में आते हैं सबसे ज्यादा। पंजाब राज्य में, पंजाब में सबसे ज्यादा एससी है, इसको ध्यान रखना है। पंजाब में सबसे ज्यादा एससी है, इसको ध्यान रखना है। और पंजाब के बाद जब आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा उसमें महत्वपूर्ण रूप से है। हिमाचल प्रदेश में, मतलब हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी एससी ज्यादा है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में, पर ये मैं परसेंटेज के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में ये तीन अपने जनसंख्या का जो मेजर हिस्सा है, बड़े बड़े हिस्से के तौर पर इनमें एससी की जनसंख्या देखी जाती है। लगभग यहाँ 24% या उससे 28% के अप्रोक्स में पंजाब राज्य में एससी है। जब मैं एसटी की बात करता हूं तो एसटी भारतवर्ष में जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में एसटी की बात करता हूं। अगर मैं देश की ओवरऑल जनसंख्या की बात करूं तो एससी हमारे देश में लगभग 16.8% यानी कि 16% के अप्रोक्स या 17% के अप्रोक्स है। तो 16.8% हमारे देश में एससी है, इसको ध्यान रखेंगे, 16.8%। और जब मैं एसटी की बात करता हूं तो हमारे देश में एसटी लगभग में 8.6% है। तो इसको हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से 9% मान लें तो कुल मिलाकर के हमारे पास 16-25% के अप्रोक्स में यह आ जाते हैं। एससी और एसटी हमारे देश में 25% के अप्रोक्स में आ जाते हैं। अब यह समझेंगे। और यह जाति का विभाजन है, तो 25% आबादी हमारी छुआछूत के या अस्पृश्यता की भावना का शिकार थी। सामाजिक रूप से बहिष्कृत भी मानी जाती थी और समाज के मुख्य धारा में उनका स्थान भी नहीं था। भीमराव अंबेडकर से पहले भी इस देश में इस जो छुआछूत की भावना है या इनके उत्थान के लिए, इनकी स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर के प्रयास सराहनीय रहे हैं और उनको मुक्तिदाता भी कहा जाए, दलितों का तो गलत नहीं होगा। और भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व रहा है वो सिर्फ उनको दलितों के नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। भीमराव अंबेडकर इस देश के राष्ट्रवादी चिंतकों में एक प्रमुख चिंतक भी रहे और उनके विचार आने वाले युग में भी प्रासंगिक बने रहेंगे। अब मैं बात कर रहा था कि ऐसे इस अनुच्छेद 17 में क्या है, इसको देखेंगे। तो अनुच्छेद 17 में किसी भी प्रकार के सामाजिक जो आधार पर या सामाजिक जो बहिष्कार जाति के आधार पर किया जाएगा उसका पूर्ण रूप से विरोध है। अनुच्छेद 17 सभी प्रकार के छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना का पूर्णतया निषेध है, पूर्णतया निषेध। अब इस कालखंड को आप इस चीज को एक और समझ लें यहाँ पर। अब कभी कभी होता है कुछ लोगों को एक विशिष्ट डिजीज हो जाती है तो लोग उसको दूर कर देते हैं कि थोड़ा सा अलग रहे, जैसे किसी को चेचक हो जाए उससे दूरी बना के लोग रखते हैं, या किसी को रेबीज की कंडीशंस आते हैं तो लोग उसमें भी दूरी बनाते हैं। तो क्या मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 17 है वहां लागू होगा? तो वहां लागू नहीं होगा। मतलब आप देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी आधार पर या अन्य आधार पर, दंडनीय आधार पर, जिसको सामाजिक दंड के तौर पर भी देखा जाए, या अन्य आधार पर अगर किसी प्रकार की दूरी बनाई जाती है तो उसे हम अनुच्छेद 17 का उल्लंघन नहीं मानते हैं। लेकिन जाति के आधार पर अगर किसी प्रकार की दूरी बनाई जाती है, खासकर एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए, उसे अनुच्छेद 17 का उल्लंघन मानते हैं और इस प्रकार का अपराध दंडनीय अपराध भी वर्तमान में। अब इसके कठोरता से पालन के संदर्भ में दो प्रकार के अधिनियम महत्वपूर्ण है। दो अधिनियम अपने देश में आए जो महत्वपूर्ण है। एक 1955 का अधिनियम और दूसरा 1989 का अधिनियम।
तो 1955 में जो आप लोगों को देखना है, 1955 में जो एक्ट आया था वह नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम था। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम था। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अभी आप लोगों ने नागरिकता चैप्टर के संरक्षण अधिनियम, जिसके अंतर्गत इसे अपराध माना गया था, दंडनीय अपराध माना गया था, दंडनीय अपराध माना गया था। इसको छुआछूत की भावना को अगर समाज में किसी वर्ग के द्वारा, ओबीसी वर्ग के द्वारा या जनरल वर्ग के द्वारा किसी भी प्रकार की भावना इनके बीच में आती है तो उसे दंडनीय माना गया था। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि 1100 की जातियां, 1100 जातियां भारतवर्ष में एसटी नहीं एससी समूह में आती है, और उस दोनों के बीच में अगर उन जातियों के बीच में किसी भी प्रकार का डिफरेंसेज आता है तो किसी भी प्रकार की छुआछूत की भावना अगर उन लोगों में भी आती है अंतः में, तो उसको अस्पृश्यता नहीं माना जाता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आप मानेंगे कि गैर एससी एसटी जो लोग हैं उनके साथ अगर किसी प्रकार का अगर किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं तो उस केस में तो नागरिक अधिकार का ये संरक्षण अधिनियम 1955 में आया। पुनः 1989 ईस्वी में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के तौर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण, अनुसूचित जनजाति अपराध या अस्पृश्यता निवारण अपराध निवारण अधिनियम आया। अपराध निवारण, अपराध यहाँ पर एक शब्द अच्छा रहेगा, अत्याचार निवारण अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता की भावना को अत्यंत ही दंडनीय बना दिया गया। अत्यंत ही दंडनीय, कठोर दंडनीय बना दिया गया। मतलब 20वीं शताब्दी से हमारे पास में राष्ट्रवाद की विकास की बात की जाती है, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से। और 21वीं शताब्दी में जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहां पर देखना है कि 21वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी से राष्ट्रवाद विकसित हुआ और 20वीं शताब्दी में हमारे देश में संविधान लागू हुआ, और 21वीं शताब्दी में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। ये एक उचित नहीं है, उचित किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानववाद की बात करते हैं, मानवीय चेतना की बात करते हैं, तो समाज का एक बड़ा तबका अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा हो, छुआछूत की भावना से ग्रसित हो, तो वह किसी भी प्रकार के सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, सभ्य समाज पर कलंक जैसा है। अब ये दो जो अधिनियम है भारत में अभी वर्तमान में 1989 का अधिनियम वर्तमान में प्रभावी है। अब इसके संबंध में अनुच्छेद 17 के संबंध में कुछ जो निर्णायक मुकदमे रहे उस मुकदमों का हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि कभी कभी आप यूपीएससी और बीपीएससी में जाएंगे तो हो सकता है कि जो कुछ प्रश्न हो सारगर्भित प्रश्न आपसे पूछ दिए जाए, तो जहां पर आपको थोड़ी बहुत अध्ययन उनकी भी रहनी चाहिए। वैसे जो क्लेट का तैयारी करते होंगे बच्चे, लॉ पृष्ठभूमि के होंगे, उनको तो जानकारी रहनी ही चाहिए। सबसे पहला इसमें 1977 में एक केस आया था। 1977 में यह केस था जय सिंह बनाम भारत संघ, जय सिंह वर्सेस भारत संघ। इस केस में जय सिंह वर्सेस भारत संघ, यह सबसे पहला केस आया था। इस केस में याचिकाकर्ता ने अस्पृश्यता शब्द की व्याख्या करने की बात स्वीकार कर ली कि अस्पृश्यता शब्द के अर्थ को बतलाया जाए, व्याख्या को बतलाया जाए। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसके व्याकरण के पीछे में नहीं जाना है, लेकिन इसकी जो मूल भावना जाति पर आधारित है, मूल भावना जाति पर आधारित है, जाति पर आधारित भेदभाव है, जाति पर आधारित भेदभाव जिसमें छुआछूत है। तो किसी भी प्रकार के जाति आधारित भेदभाव जो एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए है वह उपयुक्त नहीं। तो इंदिरा जयसिंह के केस से, यहाँ पर जयसिंह बनाम भारत संघ के केस से जो 1977 में हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसके व्याकरण पर न जाकर के इसके अभिप्राय पर जाना था, इस पर भावना पर जाने थे।
ये एक महत्वपूर्ण केस आया था। अब आप लोगों के पास में एक और केस आया, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। दूसरा केस, यह केस 1982 में आया था। यह पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक एसोसिएशन बनाम भारत संघ, यह जो केस आया था वर्सेस भारत संघ, यह केस तो आया था 1982। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कर दी। न्यायिक सक्रियतावाद, यह इस केस में महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अगर यहां पर राज्य देख रहा है कि SC ST वर्ग के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव या अत्याचार या छुआछूत की भावना विद्यमान है, छुआछूत की भावना विद्यमान है, किसी भी प्रकार के या अस्पृश्यता की भावना विद्यमान है, तो जिसके साथ ऐसी घटना घटी है वह व्यक्ति अगर अपने अधिकारों को मांगने में या अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तब भी राज्य उसमें सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा। राज्य उस समय सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा। राज्य केवल मूक दर्शक बनकर मौलिक अधिकारों का, देश की जो बहुत एक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा SC ST है, तो उनके अधिकारों का अतिक्रमण या उनके अधिकारों का हनन देखता नहीं रहेगा। मतलब राज्य के सकारात्मक स्टेप का, राज्य के सकारात्मक कदम की व्याख्या इस संबंध में कम से कम अनुच्छेद 17 के संबंध में पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक एसोसिएशन ह्यूमन राइट्स के जो एसोसिएशन थे उसके द्वारा 1982 में इस घटना की व्याख्या हो गई। अब एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी जो कर्नाटक राज्य के संबंध में घटना घटी थी। कर्नाटक राज्य वर्सेस अप्पा बापू का केस था। यह अप्पा बापू वर्सेस कर्नाटक राज्य। इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में दो प्रकार की धारणाएं थी। कर्नाटक में यह केस जो बना था 1900 लगभग में 93 घटना हुई थी, 1993 के संदर्भ में। इस केस में याचिकाकर्ता ने कर्नाटक राज्य पर इस तरह का अभियोग लगाया था कि सिर्फ उसने पानी पीने से SC वर्ग के लोगों को प्रतिबंधित किया था। SC वर्ग के लोगों को पानी पीने से प्रतिबंधित किया था, तो इस पर और किसी भी प्रकार के अन्य अत्याचार की बात नहीं थी। तो कर्नाटक राज्य ने इस संदर्भ में निर्णय दिया था कि सार्वजनिक संपत्ति पर या सार्वजनिक कुआं, स्नानघर या सार्वजनिक जो चीजें हैं उस पर किसी भी प्रकार का सामाजिक बहिष्कार अनुच्छेद 17 के तहत ही आता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस अर्थ में अनुच्छेद 16 और 15 की व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 17 की व्याख्या की गई, जो सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव करना जो SC ST वर्ग के लोगों के लिए विशेषकर मौलिक अधिकारों में हनन ही माना जाएगा। एक और केस बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, सबरीमाला केस। सबरीमाला करना केरल का एक मंदिर है जहां पर महिलाओं के लिए, कुछ विशिष्ट उम्र की महिलाओं के लिए वहां पर प्रतिबंधित माना जाता है, जिसका आधार अनिवार्य रूप से, चूंकि महिलाओं के प्रति कुछ सामाजिक ऑर्थोडॉक्सी भी रही है, कुछ विशेष जब वो रजस्वला के पीरियड में रहती है उस संदर्भ में मानी जाती है, कुछ सामाजिक रूप से ट्रेडिशन या ऑर्थोडॉक्सी जो कट्टरता रही है वो भी रही है। तो इसमें 2018 में इंडिया के जो यंग लॉयर्स थे उन्होंने एक केस किया था वर्सेस भारत संघ। तो यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ था। यह यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, इस 2018 का केस था। ये 2018 के इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि औरत को किसी भी समय, किसी भी वर्ग की महिलाओं को अगर आप नहीं भेज रहे, नहीं जाने दे रहे किसी मंदिर में या किसी देवालय में शारीरिक अक्षमता को छोड़कर, तो वह गलत है। तो यहां पर ध्यान रखना है
कि यहाँ पर लिंग आधारित अंतर की व्याख्या भी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उन्होंने पहुंचा दी कि सामाजिक भेदभाव के दृष्टिकोण से। तो ये 3-4 केसेस ऐसे केसेस रहे जो महत्वपूर्ण केस रहे। अब मैं अनुच्छेद 18 की बात करूंगा। अनुच्छेद 18 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 इसमें की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार के उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों के अंत, अब यहां पर ध्यान रखना है, उपाधियों के अंत की बात की गई, सभी प्रकार के उपाधियों के अंत। यहां पर ध्यान रखना है कि भारतवर्ष में इससे पहले उपाधि देने की एक प्रथा थी, जिस प्रथा की शुरुआत अगर आप वो देखेंगे तो कनिष्क के जमाने से हुई थी। अशोक को भी उपाधि दी गई थी, भारतवर्ष की उपाधि जनता के द्वारा दी जाती थी। गांधी जी की भी कई उपाधियां थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधियां थी। अब यहाँ पर उपाधि का अर्थ क्या है उसको भी समझेंगे। देखिए, उपाधि का सामान्य अर्थ जब लेते हैं उपनाम से या किसी महान विशेषण से लेते हैं। तो उपाधि में कभी कभी दूरियां बनाई जाती थी, उपाधि के आधार पर प्रतीकात्मक अलंकार या भव्यता का अर्थ लिए जाते थे। जैसे महाराजा धीराज का अर्थ हो गया, वीर भानु का अर्थ हो गया, प्रचंडोदत्त का अर्थ हो गया, इस तरह का अर्थ, जहां पर वो सामाजिक दृष्टिकोण से अपने आप को एक पृथक श्रेणी बना लेता। तो इस पृथकता की श्रेणी या उनके तरफ से उच्चाकांक्षा की बात होगी, इसके दृष्टिकोण से ही अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत की बात की गई, जो सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाएगा। लेकिन 2 उपाधियों को छोड़ दिया गया, सबसे पहले विद्या के क्षेत्र में और दूसरा विद्या के क्षेत्र में, और दूसरा रखा गया सेना के क्षेत्र में। जैसे सेना के क्षेत्र, विद्या के क्षेत्र में आप जानते हैं कि जब आप बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी, और पीएचडी की डिग्री मिलेगी तो आपके पास में तो आप पीएचडी की डिग्री मिलेगी तो डॉक्टर की उपाधि, पीएचडी की डिग्री मतलब डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, तो राज्य आपको डॉक्टर की डिग्री देगा। तो उपाधियों का भी हुआ। और सेना के क्षेत्र में जब आप विशिष्ट पराक्रम दिखलाएंगे तो आपको कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र इत्यादि चक्र मिलेंगे, तो राज्य उपाधि भी देता है। तो विद्या के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में छोड़ दिया गया। कालांतर में देश सेवा के क्षेत्र को भी इसको व्यापक अर्थ दिया गया और देश सेवा के क्षेत्र को भी स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद जो कालांतर में आप देखेंगे तो साहित्य कला या खेल, स्पोर्ट्स इत्यादि के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन ये सारे पुरस्कार व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं होते। माना कि उपलब्धियां व्यक्तिगत होती है। अब सचिन तेंदुलकर साहब को भारत रत्न का पुरस्कार मिला, उनकी सारी उपलब्धियां व्यक्तिगत थी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि राष्ट्र की उपलब्धि या राष्ट्र के करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। तो वहां पर व्यक्तिगत उपलब्धि किसी चीज की अगर होती है तो अगर वह राष्ट्र के लिए उपयुक्त है, राष्ट्र के करोड़ों लोगों को प्रेरित करने के लिए है, राष्ट्र के गौरव के लिए है, तो वहां पर उपाधियां दी जाती है। इसको स्वीकार करना है, वहां पर उपाधियां दी जाती है। लेकिन अगर निजी गौरव का तत्व हो, निजी किसी विशेषता का प्रयोग हो और अपने से पृथकता की भावना का उदय करता हो, तो इस प्रकार की उपाधियों को भारतीय संविधान ने बंद कर दिया है। इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना है कि ये उपाधियां जो हम लोग देते हैं उसको किन किन चीजों पर दिया जाता है। भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी उपाधि है वो शायद आप लोगों ने सुना है कि भारत रत्न है। ये मत समझना कि भारत रत्न में बहुत ज्यादा अमाउंट मिलते हैं, बहुत ज्यादा रकम मिलते हैं। भारत रत्न में पैसे नहीं मिलते हैं, सम्मान मिलता है। और वास्तव में भारत रत्न जैसे सम्मान में तो पैसा मिलना भी नहीं चाहिए। सम्मान को पैसे के साथ क्या संबंध है? तो भारत रत्न है। जब उससे नीचे चलते हैं तो पद्म ग्रुप के अवार्ड आपको मिलेंगे, जिसमें कि पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो जनता पार्टी की सरकार ने 1970 से 1980 तक बीच में किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी थी, क्योंकि अनुच्छेद 18 का प्रयोग करते हैं। कालांतर में 1980 के बाद में पुनः उपाधियां दी गई और उसके बाद दी जा रही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 को भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, अनुच्छेद 18 को भी पढ़ लिया है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर आप लोगों ने 14, 15, 16, 17 और 18 की पूर्ण व्याख्या पढ़ी है। इससे संबंधित प्रश्न मैं आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से बना देंगे। कल से हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। आप लोग लगातार पढ़ते रहे, मिस ना करें। धन्यवाद।